को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड भाला में। और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की पीवाईक्यू सीरीज़ को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर हाजिर हैं 2022 के मैथ के क्वेश्चन पेपर को। आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे यहाँ पर ये आपका 2022 का मैथ का प्रश्न पत्र है, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न पत्र रहता है। कैसा? चौथा, 4th नंबर का ये पेपर रहता है मैथ का, ठीक। तीसरा आपका विज्ञान का होता है, चौथा आपका मैथ का होता है। तो ये 2022 का प्रश्न पत्र है पूरा, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। कैसा? 2022 का प्रश्न पत्र एक बार आपको दिखाई देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये देख लीजिए, ये है पूरा मैथ का, ठीक है। ये देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2022 का द्वितीय सेमेस्टर का चतुर्थ प्रश्न पत्र है। ये टोटल 25 अंक का रहता है आपका, 25 मार्क्स का। 1 घंटे का समय मिलता है। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे छोटा पूर्णांक है, सबसे छोटा पूर्णांक है। इसी पेपर को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, सबसे छोटा पूर्णांक है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई, सबसे पहले आप यहाँ पर देख लेंगे इस तरह से। सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है ये आपको बताना है। तो सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा होता है? आपके जो पूर्णांक होते हैं वो यहाँ पर माइनस में भी होते हैं, ठीक है, माइनस में भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि -1, -2, -3, ठीक है, इस तरह से -4, और ये आपका 0। उसके बाद आपके प्लस में भी होते हैं 1, 2, 3, 4, इस तरह से ये इनफाइनाइट तक जाते हैं इधर पॉजिटिव में, और इधर माइनस में भी ये इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया है सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। तो सबसे छोटा पूर्णांक है भैया माइनस में इनफाइनाइट जो होगा आपका, ठीक। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, +1, -1, 0 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इनफाइनाइट दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है। इनफाइनाइट जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है नहीं। तो इस सवाल का आपको राइट आंसर क्या करेंगे? डी, ऑप्शन डी, ठीक है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगर ये वाला ऑप्शन आपके सामने नहीं होता, कौन सा? इनमें से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन आपके सामने होता ही नहीं, और यहाँ पर कोई दूसरी संख्या होती है, जिसकी मान लीजिए यहाँ पर 2 होते, तो आपसे पूछ जाता कि अब इनमें से बताइए, ठीक है। जिसकी 1 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, प्लस का ये 2 हो गया, ठीक है। अब अगर इनमें से पूछा जाता तो आप कहते कि ये होता सबसे छोटा कौन सा होता है आपका? -1। तब कौन सा छोटा होता? तब हो जाता आपका -1। और अगर -1 भी यहाँ पर दिया हुआ नहीं रहता, होता यहाँ पर, ठीक है, -1 की जगह होता है यहाँ पर, मान लीजिए ये होता आपका 3 होता दिया हुआ पॉजिटिव, +3 दिया हुआ होता, तब कौन सा होता? तब हो जाता आपका 0। यानी कि जो आपके पूर्णांक होते हैं वो माइनस में भी जाते हैं, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट तक जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया सबसे छोटा, तो सबसे छोटा हो जाएगा भाई माइनस का जो इनफाइनाइट होगा जाकर लास्ट में, ठीक है, अनंत पर, वही माइनस में होगा। तो वो यहाँ पर दिया हुआ है नहीं, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिला आपको इनमें से कोई नहीं, तो आपको इसी वाले पर टिक मारना होगा। सारी चीज़ें, सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी हैं, ठीक। सवाल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको चलना रहता है। तो चलिए इसी की तरह बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। इसमें आपसे पूछा गया, प्रश्न 2 में क्या पूछा गया है? उस समबाहु का मतलब है कि तीनों भुजाएं, उसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 है, ठीक है। अगर आपसे कह दिया जाए कि एक भुजा ए है, ये वाली ए है, तो ये वाली भी ए ही होगी। यानी कि समबाहु त्रिभुज कैसा होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा। परिमाप यहाँ पर दिया हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, ठीक है, परिमाप जो होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? यहाँ पर भरा होता है 3 गुणा भुजा के, ठीक है। परिमाप किसके बराबर होता है? 3 गुणा भुजा के। तो यहाँ पर परिमाप दिया हुआ है 3, ठीक। तो यहाँ पर जो भुजा है वो कितनी आ जाएगी? 3 से 3 कट जाएंगे, और भुजा आपकी आ जाएगी। भुजा बराबर कितना आ जाएगा आपका? भुजा की लंबाई या माप कितनी आ जाएगी? 1 मीटर, ठीक है। यहाँ पर देख सकते होंगे जो यहाँ पर आपका परिमाप दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है, तो ऐसे में भुजा का जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1 मीटर, ठीक। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब क्या करना है? अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल के लिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं आप? समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। तो क्षेत्रफल के लिए आप यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं √3/4 और भुजा स्क्वायर, ठीक है। क्या लगाते हैं? √3/4 और भुजा का स्क्वायर। √3/4 वैसे के वैसे ही लिखेंगे आप। भुजा कितनी है आपकी? भुजा 1 है, तो यहाँ पर आप 1 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 ही रहेगा। अब उसकी गुणा आप इसमें करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 की गुणा आप इसमें करेंगे तो जैसा है वैसा ही रहेगा। किसी भी संख्या में आप 1 की गुणा करेंगे तो जो संख्या है वही मान प्राप्त होगा। तो इस तरह से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा √3/4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा? √3/4 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी आपका जो है वो राइट हो जाएगा। अब कई सारे स्टूडेंट्स के मन में यहाँ पर एक डाउट हो रहा होगा,
वो डाउट ये हो रहा होगा कि यहाँ पर √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये वाला आंसर क्यों नहीं है। तो ये भी मैं आपको कंफर्म कर दूं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट हो सकता है। तो ये आपका आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, क्वेश्चन ये देख रहे हैं, ये जो परिमाप है ये 3 मीटर दी हुई है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जहाँ पर टाइपिंग की गई है इसमें मिस्टेक है, मिसप्रिंट है, ये 3 मीटर दिया हुआ है, ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो जो माप यहाँ पर आपकी क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है, जो यूनिट क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है, ये जो इकाई दी हुई है मीटर में, तो आंसर भी आपका मीटर में ही होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ रहता है तब सेंटीमीटर स्क्वायर होता, और अगर यहाँ पर मीटर दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर ही रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये केवल लिखा हुआ है कि परिमाप 3 है, तो 3 क्या है भाई, या तो सेंटीमीटर होगी, ठीक है, या मीटर होगी, कुछ तो होगी ना, या किलोमीटर कुछ तो होगी, तो ये मीटर में, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, इसका आपको ध्यान रखना है। 3 मीटर दिया हुआ है तो आंसर भी आपका √3/4 मीटर स्क्वायर ही आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं, ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना होना पाए। और आपने अगर प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किया तो सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई इसी चैनल पर, आप तुरंत जाकर चेक कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट आपके लिए उपलब्ध है, तो वहाँ पर चेक कर लीजिए ताकि आपको परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मिल सके। आपको पता ही है मार्च के तृतीय सप्ताह में आपकी परीक्षाएं प्रस्तावित है। बढ़ना अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर है। ये जो निम्नलिखित संख्याएं दी हुई हैं इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है, आपको पूछना। अभाज्य संख्याओं का यहाँ पर जो युग्म है वो आपसे पूछा गया, तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना। अभाज्य संख्या भैया वो होती हैं, कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्या वो होती है जो या तो खुद अपने नंबर से भाग हो जाए, जिसकी 2 है तो ये 2 से भाग हो जाए, और 1 से भाग हो जाए। खुद अपने नंबर से भाग हो, किससे, खुद अपने नंबर से भाग हो और 1 से भाग हो, बस केवल इन्हीं 2 संख्याओं से भाग होती हैं अभाज्य संख्या। जिसकी 3 है केवल खुद 3 से ये डिवाइड होगी, यानी कि खुद केवल आप इसे 3 से भाग कर सकते हैं और 1 से भाग कर सकते हैं। इसी तरह से आपका 5 नंबर है, इसको आप केवल 5 से ही भाग कर सकते हैं और 1 नंबर से भाग कर सकते हैं। इसी तरह से आपका 7 है, 7 को आप ये नहीं कह सकते भैया तू 2 से भाग जा, ठीक है, या तू 3 से भाग जा, या तू 5 से भाग जा, ये मारेगा बहुत, ठीक है। तो 7 किससे भागेगा, केवल 7 से ही डर कर भागेगा। ये किससे, आप 7 को अगर भाग करेंगे तो या तो ये केवल 7 से भाग होगा या फिर 1 से भाग होगा। इसी तरह से 11 नंबर आप इसे कहेंगे 2 से चल भाग, या 3 से भाग, 5 से भाग, तो ये नहीं भागेगा, बिल्कुल नहीं भागेगा। भगा कर देख लीजिए, पॉइंट में आंसर आएगा, तो पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है। पूरा जो संख्या खुद अपनी संख्या से भाग होती हैं या फिर 1 से भाग होती हैं, तो वह संख्या कैसी कहलाती है, आपकी अभाज्य संख्या। जिसकी आप 2 से 8 को कहेंगे 2 से भाग जाए तो ये तुरंत भाग जाएगा, 2 चौक हो गया आपका 8, ये 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसमें तो बिल्कुल ये होगा ही नहीं, क्योंकि ये 2 से भाग रहा है, ठीक है, और 8 से तो भागेगा ही भागेगा, 1 से भी भागेगा, ठीक है, 4 से भी भाग जाएगा 8, तो 8 तो हर तरीके से डर रहा है, बिल्कुल डर रहा है। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं ये डर रहा है बहुत, ठीक है, तो ये हर चीज़ से भाग रहा है देख कर, तो इसका मतलब है ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या एकदम बिल्कुल निडर होती हैं, जो या तो खुद अपनी संख्या से भागेंगी या फिर 1 नंबर से भागेंगी, तो इसे तो आप हटा दीजिए यहाँ से। चलिए दूसरा देखते हैं। 3 तो है अभाज्य संख्या, 7 भी है, लेकिन ये 9 भाग जाएगा, तो ये 3 से भी भाग जाएगा, ठीक है, और 1 से भी भाग जाएगा और 9 से भी भागेगा। तो ये जैसे ही ये 3 से भागना स्टार्ट किया इसने, यानी कि 3 से भाग हुई ये संख्या, तो ये फिर अभाज्य संख्या नहीं बची, ठीक है। अभाज्य संख्या केवल वह होती है जो खुद से भाग हो, जैसे कि 9 है, ये केवल 9 से भाग हो और 1 से भाग हो। अगर केवल 9 से भाग होता 9 और 1 से भाग होता तब तो ये अभाज्य संख्या थी, लेकिन ये 3 से भी भाग हो रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं बची, बस केवल इसी नंबर की वजह से। अगला ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। 7 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, लेकिन ये 6 पता है, इसे आप 2 दिखाएंगे, ऐसे करके 2 ये भाग जाएगा, ठीक है, पूरा भाग जाएगा, 2 की गुणा 3 बार करेंगे तो भाग जाएगा ये, ठीक। इसी तरह से ये 3 से भी भाग जाएगा, जो 6 है ये 3 से भी भाग रहा है, और ये 6 से भी भाग रहा है, 1 से भी भाग रहा है, ये तो 4 नंबरों से भाग रहा है। अब मैंने क्या बताया आपको, या तो ये खुद अपने नंबर से भागे या 1 से भागे, या तो खुद अपने नंबर से भाग हो या फिर 1 से भागो, तभी अभाज्य संख्या है। तो ये तो 4 नंबरों से भाग रहा है, तो इसे भी काट दीजिए। ऑप्शन आपका बचा केवल बी वाला, यही वाला राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप टिक लगा लीजिए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आप 11 को भगा कर देख लीजिए किसी भी संख्या से, पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। 11 केवल खुद से डिवाइड होगा, यानी कि खुद से भाग होगा, या फिर 1 नंबर से। इसी तरह से आपका 2 नंबर, इसी तरह से 3 नंबर, ये खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 नंबर से डिवाइड होंगे। तो ये कौन सी है, आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन 2, इस सवाल का ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, आपके सामने स्क्रीन पर है, और प्रश्न संख्या इसमें 4 है। 4 में आपसे क्या पूछा गया है, फटाफट देख लीजिए यहाँ पर।
4 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, फटाफट देखेंगे यहाँ पर। 4 प्रश्न संख्या 4 में आपसे क्या पूछा गया है। 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि परिमेय संख्या 3/4 का -3/4 का योगात्मक और गुणात्मक। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया योगात्मक क्या होता है। योगात्मक में आप क्या करते हैं, योगात्मक में ये करते हैं कि जो माइन चिन्ह होता है, ठीक है, जो यहाँ पर कोई भी संख्या है जिसकी आप कहेंगे -4 है या फिर प्लस की ये 5 है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस की कहेंगे आप, ठीक है। तो ये तो आपको ध्यान नहीं है, तो आप कहेंगे इनका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो योगात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, ये जो चिन्ह यहाँ पर दिए हुए रहते हैं ना, ये ठीक है, चाहे वो दिखते हों या ना दिखते हों, आप इनको पलट देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, उलट देते हैं। जिसकी ये माइनस का है तो इसे आप प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका योगात्मक प्रतिलोम। ये -4 का योगात्मक प्रतिलोम हो गया क्या, 5। अब आपसे कोई कहे ये 5 पॉजिटिव है, इसका योगात्मक प्रतिलोम बनाकर बताइए, तो आप क्या करेंगे, इसका चिन्ह पलट देंगे। जो इसके आगे चिन्ह है ना, प्लस वाला दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन माइनस वाला तो दिखेगा, तो माइनस वाला तो लगाएंगे ना, तो माइनस वाला बिल्कुल लगाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। आप कहेंगे, कोई कहेगा आपसे इसका योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो माइनस वाला तो लगाकर बताया जाता है, ठीक। तो ये पॉजिटिव था तो आप इसका योगात्मक प्रतिलोम बताएंगे, तो ये माइनस का चिन्ह लगा देंगे। क्या करते हैं, चिन्ह पलट देते हैं। जैसे कोई भी संख्या ये है, ठीक है, 1/2 है, कोई आपसे कहे इसका योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो आप इसमें चिन्ह लगा देंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो आप इसको माइनस कर देंगे, ये हो गया इसका योगात्मक प्रतिलोम। और कोई आपसे कहे कि ये ऐसा है, प्लस का है, ठीक है, प्लस का 1/2 है, आप इसका योगात्मक प्रतिलोम बताइए, ठीक है, प्लस का 1/2 है, आप इसका योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो आप इसमें माइनस लगा देंगे। और कोई आपसे कहे भाई संख्या आपको ये दे दे, बोल दे ये संख्या है माइनस की, अब मान लीजिए ये संख्या है, ठीक है, 3/2, कोई कहे इसका आप योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो इसका जो माइनस है ना, ये माइनस आप मिटा देंगे, कहेंगे ले भैया बन गया तेरा योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो क्या करते हैं, केवल चिन्ह बदल देते हैं। योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, केवल चिन्ह बदल देते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको बदल देना बस इसी तरह से, चिन्ह डराना नहीं, घबराना नहीं, बिल्कुल भी बदल दीजिए फटाफट, चिन्ह बदलिए। कैसे बदलेंगे देखते हैं। जिसकी ये पूछा, ये है यहाँ पर संख्या कितनी दी हुई है, -3/4। आप इसका जो माइनस है ये बिल्कुल मिटा दीजिए ऐसे करके, ठीक है, ऐसे मिटा दीजिए, बिल्कुल गायब कर दीजिए। यही इसका हो गया योगात्मक प्रतिलोम। अब आप देखेंगे योगात्मक प्रतिलोम 3/4 कहाँ कहाँ पर है लिखा हुआ, 3/4, 3/4। देखिए एक इस वाले में ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव, और एक इस वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गए, ठीक है। अब आगे एक और ये चीज़ यहाँ पर पूछी गई भैया, गुणात्मक। गुणात्मक में क्या होता है, गुणात्मक में जो आपकी भिन्न होती है उसे पलट देते हैं। पलट क्या कैसे देते हैं, जिसकी यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, ये माइनस का 3/4 दिया हुआ है, ठीक है। तो जो अंश है, ये ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, तो क्या करते हैं, अंश को आप नीचे ले आते हैं और हर को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। अंश को क्या करते हैं, नीचे ले आते हैं और हर को ऊपर ले जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे फटाफट, देखेंगे फटाफट, ठीक। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, माइनस का 3/4 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, गुणात्मक में क्या करेंगे, अंश को ऊपर से नीचे ले आएंगे, जिसकी ये 4 है, ये हर है, इसे आप ऊपर लिख देंगे, और जो आपका अंश है, अंश इसे नीचे लिख देंगे। बाकी ये चिन्ह जैसा है वो वैसा ही लगा देंगे, ठीक है। चिन्ह से कोई छेड़खानी नहीं करना है, माइनस है तो माइनस ही लगा रहने दीजिए, प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, बस यही क्या हो जाएगा आपका गुणात्मक प्रतिलोम। अब इस वाले को देख लीजिए कहाँ पर लिखा हुआ है, माइनस का 4/3 इसमें दिया हुआ है, इसमें है नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब जो भी आएगा पेपर में, इन दोनों में से योगात्मक है चाहे गुणात्मक है, दोनों आप अच्छे से कर देंगे, ठीक है। योगात्मक में क्या है, आपको केवल चिन्ह को पलटना है। किसको पलटना है, चिन्ह को पलटना है। माइनस है तो प्लस कर दीजिए, और प्लस है तो अपना माइनस कर दीजिए, ठीक है। और गुणात्मक में क्या है, गुणात्मक में आपको पूरी भिन्न ही पलट देना है। जिसके यहाँ पर क्या हुआ, कोई कहे यहाँ पर आपसे ये 5 है लिखा हुआ, केवल 5 बोल दे आपसे, कोई क्या बोले केवल 5, और कह दे इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो गुणात्मक प्रतिलोम कैसे बताएंगे, आप अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे। आप कहेंगे इसमें तो केवल अंश ही अंश दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे 5 में हर तो है नहीं, तो आप क्या करते हैं, जिसमें हर नहीं होता उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हम 1 लिख सकते हैं। अब तो मिल गया, ये ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, आप इसे पलट दीजिए, 5/1 है, 1/5 कर दीजिए, 1/5 हो गया, तो ये क्या हो गया इसका गुणात्मक प्रतिलोम। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/5। आप उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो दोबारा से वीडियो को आप रिपीट करके देखिए, सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न है जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट आप इसे देख लीजिए। इसमें पूछा क्या गया, सबसे पहले तो ये देखिए, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित ये जो यहाँ पर समीकरण दी हुई हैं, इनमें से रेखीय समीकरण बताना है। रेखीय समीकरण क्या होता है आप समझ लीजिए, जो यहाँ पर चर वाले पद होते हैं, जैसे कि ये जो एक्स होता है या वाई होते हैं या जेड या ए, जहाँ पर भी समीकरण में लिखी होती है, ये चर संख्या होती हैं, यानी से चर पद बोलते हैं। तो अगर इनकी घात 1 होती है, जहाँ जहाँ पर घात
घात 1 होती है, जिसकी यहाँ पर एक भी घात नहीं है तो ये घात मानी जाएगी। यहाँ पर एक भी घात नहीं है बी वाले ऑप्शन में 3x के आगे, तो आप इसे 1 मान सकते हैं, यहाँ पर भी 1 मान सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर भी 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर चर की घात 1 होती है, अगर ये x की जगह y होता, ठीक है, या फिर z होता या a b c कुछ भी होता, और जो उनकी घात 1 होती, उनकी घात 1 होती, 1 को कभी भी घात को लिखा नहीं जाता, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जहाँ पर घात लिखी हुई नहीं है वहाँ पर हमेशा आप 1 मानेंगे। तो जहाँ जहाँ पर घात 1 होती है जिन समीकरणों में चर वाले पदों की, उसे आप रेखीय समीकरण बोलते हैं, रेखीय समीकरण बोलते हैं। तो आपको देख लेना है, ये भी आपका रेखीय समीकरण है, ये भी रेखीय समीकरण है, और ये भी रेखीय समीकरण। जैसे कि ये कितना है, ये x/5 है, ये कितना आपका x/5 बराबर 6 है, ठीक है। आपसे सॉल्व कर लेंगे, 6 के नीचे 1 लिखेंगे तो इसकी गुणा इसमें हो जाएगी और इसकी गुणा अब इसमें करेंगे, तो x × 1 कितना होगा, x होगा, और 5 6 कितना 30, ठीक है। यहाँ पर भी x की पावर 1 ही है, यानी कि x की घात 1 है। तो ये भी आपका रेखीय समीकरण है या नहीं, खुद बताइए, आप अपने बताइए, खुद बता दीजिए अपने मुँह से, है। लेकिन आप यहाँ देख लीजिए, ये भैया क्या कह रहे हैं, ये तो दो लिए बैठे हैं, 2 की घात, ठीक है, ये x की पावर 2 लिए बैठे हैं, तो ये आपका रेखीय समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण है। कैसी, ये द्विघात समीकरण है। बस यही आपको आंसर टिक कर देना, कह देना ये है द्विघात समीकरण, पकड़ो अपना, ये है आपका, ये रेखीय समीकरण नहीं है, ठीक है, ये रेखीय समीकरण नहीं है। तो यही तो पूछा गया, कौन सा रेखीय समीकरण नहीं है, तो यही तो नहीं है रेखीय समीकरण, यही आपका आंसर राइट हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसी तरह की और भी क्लासेस को अटेंड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसके साथ ही आपको बता दें, बहुत जल्दी आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो भी सॉल्व कराना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बहुत जल्दी ये आपका सीरीज कंप्लीट होने वाली है। बस अभी ये 2022 का चला है, इसके बाद 2023 का आएगा, ठीक है, और 2024 का आपका आ जाएगा। बस 2 वर्ष के पेपर और बचे हुए, उसके बाद आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए हमसे। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद